ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में आपका स्वागत है। एक और वीकेंड, एक और डबल हेडर शनिवार को होगा वानखेड़े स्टेडियम में। एक जोरदार मुकाबला, मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स, दोनों ही टीमों ने हमें बड़ा ही एंटरटेन किया है अपने लास्ट मैच में। मुंबई आखिरी गेंद तक चली गई पंजाब के सामने, राजस्थान वही दूसरी तरफ क्या उनकी दिल की धड़कन अब फिर से थम गई है। जिस तरह से बेन स्टोक्स ने एक तरह से कह सकते जीता जिताया मैच हरा दिया, या फिर पूरी राजस्थान टीम एक जीती जिताई मैच हाथ से निकल गई। मेरे साथ दीप दास गुप्ता, अब भी दो मुंबई के खिलाड़ी, रोहित शर्मा जिसकी उम्मीद है कि वापसी होगी, और अजिंक्य रहाणे दूसरी तरफ, और दीप का फेवरेट पार्ट हमारा क्विज। अरे इतनी भी अभी आप अच्छा भी करते हैं और अरे भी करते हैं, ऐसे मतलब ये नहीं अच्छा नहीं, पास। अच्छा, पासिंग पॉइंट्स, फिर से पास की उम्मीद में। पहला सवाल दीप से, मुंबई और राजस्थान और फिर दूसरा जो मैच है संबंधित, ये देखिए, आईपीएल इतिहास में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने टूर्नामेंट के 100 से ज्यादा मैच खेलने के बाद भी 100 से भी कम रन बनाए हैं? लसित मलिंगा, उमेश यादव, जहीर खान, भुवनेश्वर कुमार? थोड़ी सोच विचार टाइप क्वेश्चन है। भुवी नहीं हो सकता। अच्छा, तो तय है। जहीर भी, ये थोड़ा एकदम या तो जस्ट अबव 100 है या तो बिलो है, ऐसे मुझे लग रहा है। मतलब ये है कि इन चारों में से एक है कि जो किसी भी टीम में नंबर 11 ही बल्लेबाजी करता है। हो सकता है, वो है लसित मलिंगा। और वो जवाब है बिल्कुल सही। तो सूझबूझ के, बिल्कुल सोच विचार करके दीप ने सही जवाब दिया। 80 रन बन गया लसित मलिंगा के 113 मैच में। तो आज तक 100 रन पूरे कर नहीं पाए और शायद कर भी ना पाए, लेकिन क्या पता, वापसी हो चुकी है लसित मलिंगा के आईपीएल में, हो सकता है। उनकी एवरेज जो है 5.5 की है। 5.5 की कमाल के, बिल्कुल मेरी एवरेज जैसी है, मेरी बॉलिंग एवरेज जैसी है। लेकिन चलिए, मेरे लेवल के क्रिकेट की बात नहीं करेंगे, दूसरे सवाल की बात करेंगे। अगर बेंगलुरु एक और मैच हारती है तो वो आईपीएल में सीजन की शुरुआत से ही लगातार सबसे ज्यादा मैच हारने की किस टीम के रिकॉर्ड को तोड़ देगी? ये बड़ा ही दुखी सवाल है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या पंजाब? अब आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन सी टीम ने इतनी खराब स्टार्ट की आईपीएल को, कि किस ये अनफॉर्चुनेट लूजिंग स्ट्रीक को ये तोड़ देगी रिकॉर्ड। मुंबई हो नहीं सकता, हैदराबाद भी नहीं हो सकता, दिल्ली ना। ये एक अच्छा जवाब था, बहुत ही अच्छा, क्योंकि दिल्ली का हमें पता है कि ऐसी सीजन्स थे बीच में जब दिल्ली की मतलब जीतना भूल गई थी कैसे जीतते हैं। एग्जैक्टली। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और 6 मैच हार चुकी थी दिल्ली 2013 में, तो अगर बेंगलोर एक और मैच हारती है तो ये 7 हो जाएंगे। तीसरा सवाल, अपने आईपीएल करियर के पहले ही ओवर को विकेट मेडन डालने वाले अल्जारी जोसेफ दूसरे गेंदबाज है। ये कारनामा करने वाला पहला गेंदबाज कौन था? मिचेल स्टार्क, डेल स्टेन, पैट कमिंस या जेम्स फॉकनर? पैट कमिंस। क्या बात है, आपको याद है ये? यहाँ कहीं पर पढ़ रहा था वही अल्जारी जोसेफ के। ये तो बहुत ही अच्छा जवाब है, मतलब मुझे लगा नहीं, मुझे लगा आपको आइडिया नहीं। हाल ही में, क्योंकि अल्जारी जोसेफ का जब वो अच्छा हुआ था, उसके बाद कहीं पढ़ रहा था मैं कि ये दूसरे खिलाड़ी हैं। आप पढ़ते हैं इतना ज्यादा, आप इतना मेहनत करते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, हमें दर्शकों की बहुत खुशी हुई। पहली बार ऐसा एक एक्सपर्ट हमारे पास है, नहीं पहली बार नहीं, पर अच्छा हुआ जानकर कि हमारे एक्सपर्ट भी अच्छी खासी तैयारी करते हैं। नहीं तो कभी कभी मांजरेकर, आगरकर ऐसे ही हवा में तीर चला देते। चलिए, चौथा सवाल, एक आईपीएल सीजन में 20 से ज्यादा विकेट लेने वाला पंजाब का इकलौता गेंदबाज कौन है? श्रीशांत, संदीप शर्मा, परविंदर रवाना, एंड्रू टाई? एंड्रू टाई। ये काफी सीधा साधा सवाल है, क्योंकि 2018 में पर्पल कैप के विजेता थे, और सही जवाब है एंड्रू टाई 24 विकेटों के साथ। कमाल है कि अभी टीम में जगह भी नहीं बना पाते एंड्रू टाई। एक सीजन में काफी फर्क पड़ जाता है। हाँ, मतलब उतना खास सीजन रहा नहीं। देखिए, शुरुआत तो उन्होंने ही किया था जी, लेकिन उसके बाद 3-4, और वो क्या है ना, काफी एक तरफा हो गया उनकी गेंदबाजी, प्रेडिक्टेबल हो गई, काफी प्रेडिक्टेबल हो गया। तो उस लिहाज से, और दूसरे विकल्प भी हैं। मतलब आप ये देखें कि मुजीब को जगह नहीं मिल रही। जी, सही बात है। चलिए, आखिरी सवाल दीप के लिए, क्या अच्छी परफॉर्मेंस है आज दीपदास गुप्ता की पास से, अब तो आप टॉपर, गोल्ड मेडल मिल सकता है आपको। आईपीएल इतिहास में सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट होने का रिकॉर्ड किस टीम के पास है? दिल्ली, राजस्थान, कोलकाता, बेंगलोर? सबसे कम बेंगलोर। ये बिल्कुल सही जवाब है। ये मैच आपको शायद याद भी होगा, कोलकाता के 47, खिलाफ 49 ऑल आउट 49 थे। नितिन कुलचनाइल ने अच्छी गेंदबाजी की, और अभी हमें सुनने में आया कि नितिन कुलचनाइल बाहर हो चुके हैं। अभी बैंगलोर की तरफ से खेलने जा रहे थे, लेकिन अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं इंजरी के कारण। चलिए, इसी मैच के बारे में थोड़ी सी बातचीत हो जाए।
मुंबई बनाम राजस्थान, रोहित शर्मा की वापसी की उम्मीद की जा सकती है। और जिस तरह की दोनों टीमों की पहले मैच थी, क्या असर पड़ता है टीम की मानसिकता पे दीप? एक तरफ मुंबई मुश्किल स्थिति से निकल के जीती, वही दूसरी तरफ राजस्थान अच्छी स्थिति से हार गई मैच। काफ़ी फ़र्क पड़ता है, सिर्फ उस आखिरी मैच का नहीं, अगर पूरे सीरीज़ का भी देखें, सीज़न का देखें, तो एक तरफ मुंबई है जो धीमी गति से शुरू करती है लेकिन अब जो है लय में दिख रही है, और पिछले मैच जैसे आपने कहा तो वो एहसास दोबारा से उनको दिलाता है कि हम पटरी में हैं, अब रिदम पकड़ लिया है, अब गति पकड़ ली है। दूसरी तरफ राजस्थान का ऐसा है कि अगर मेरे ख्याल से एक मैच जीते हैं 6 मैचेस में, और फिर मुश्किल ये है ना कि आप जब भी उस हालात में पहुंचते हैं, शुरुआत आप करते हैं कि चलिए चलो ठीक है जीतेंगे, जीत सकते हैं, लेकिन जब भी पहला पड़ाव आता है आपके सामने, फिर वो शंकाएं वापस आ जाती हैं, क्या वो पड़ाव पार कर पाएंगे? वो सवाल आते रहते हैं आपके दिमाग में, हर छोटे छोटे पड़ाव में आपके दिमाग में आते रहते हैं, तो वो जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। चलिए, मुंबई की टीम का चयन करना ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं होना चाहिए। दीपदास गुप्ता ने वही टीम चुनी है जो पिछले मैच में खेली थी, और एक सीधा साधा स्वैप हो जाएगा। रोहित शर्मा, जिनको एक तरह से कहते हैं कि कॉशन के कारण नहीं खिला गया पंजाब वाले मैच में, तो उनकी वापसी होगी सिद्धेश लाड की तरह। हाँ, और एक जो सवाल उठता है और उठा है पिछले मैच में कि लसित मलिंगा अवेलेबल हैं, अलजारी जोसेफ, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि इस वक्त अलजारी जोसेफ और मुंबई में जहां पे गति है, उछाल है, मैं उन्हीं के साथ जाना चाहूँगा। और अलजारी जोसेफ ने थोड़ी सी बल्लेबाजी का भी उनका जो रंग है दिखाया, शायद वो उसके चयन पे नहीं सिलेक्ट करना चाहिए बॉलर्स को, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा एक फैक्टर हो जाता है। दूसरी तरफ लसित मलिंगा तो बॉम्बे टू कोलंबो डेली फ्लाइट लेते जा रहे, रिटर्न फ्लाइट लेते जा रहे, तो क्या पता उनकी भी थोड़ी सी थकान तो होगी। श्रीलंका की घरेलू क्रिकेट भी खेल ही रहे, तो ये सीधी सादी टीम है। सिद्धेश लाड ने अच्छी एक छोटी सी इंप्रेशन बना दी थी, लेकिन रोहित शर्मा को आपको वापस लाना ही पड़ेगा। लेकिन उस टीम में ज़्यादातर काफ़ी सेटल टीम लगते हैं दीप, लेकिन एक आध खिलाड़ी है जिन पे पास अनुभव भी है लेकिन परफॉर्म इतना अच्छा नहीं कर रहे इस सीजन। कृणाल पांड्या की थोड़ी बात हो जाए, कुछ आंकड़ों में भी नजर डालेंगे। एक ऐसे अहम खिलाड़ी माने जाते हैं, और आप बड़े फैन हैं कृणाल पांड्या की, आप उम्मीद करते हैं कि बड़ी से बड़ी चीज हो सकती है कृणाल पांड्या के लिए। बिल्कुल, गेंद के साथ भी और बल्ले के साथ भी इस साल कृणाल पांड्या का ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है, क्यों? थोड़ा सा समझना मुश्किल है। एक तो हालात कुछ ऐसे हैं, हर वक्त हुए हैं, और कहीं ना कहीं मुझे उनका रोल के ऊपर थोड़ा सा लगता है कि उनका रोल क्या है। क्या उनका रोल आखिरी 5 ओवर वाला है, क्या उनका रोल की बीच वाले ओवर का है? देखिए, मैं इस फॉर्मेट में नहीं मानता कि आपका कोई नंबर पक्का होना चाहिए कि आप 4 नंबर या 3 नंबर, ओपनर के अलावा कोई नंबर पक्का नहीं, लेकिन रोल पक्का होना चाहिए कि आपका रोल क्या है। इस साल मुझे समझ में नहीं आया कि उनका रोल क्या है। कभी कभार वो आ जाते हैं बीच के ओवरों में, कभी कभार आखिरी के 3-4 ओवर में आते हैं, तो वो थोड़ा सा। आप क्या चाहेंगे रोल क्या हो उनका, बल्ले के साथ क्या हो? और एक गेंद के साथ भी हम उनके आंकड़ों पे एक नजर डाल दें, केवल 2 ही विकेट निकाल चुके, ज्यादा गेंदबाजी भी नहीं दी उन्हें रोहित शर्मा ने। बिल्कुल, और वही थोड़ा सा अचंभित मैं इसलिए हूं क्योंकि देखिए, मेरे हिसाब से वो बैट्समैन हैं जो गेंदबाजी कर सकते हैं, ना कि बॉलर जो बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन वो बैटिंग में जो आपने रोल की बात कही, तो मुझे लगता है उनका किरदार ये होना चाहिए कि बीच के ओवर में एक लेफ्ट हैंडर बीच के ओवर में, क्योंकि हर एक टीम में आपका एक ना एक लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और उनके पास वो क्षमता है कि वो गियर चेंज करने वाला क्षमता है उनके पास, और परख भी अच्छी खासी है, मैच अवेयरनेस है। तो मुझे लगता है वो बीच के ओवर में उनका रहना ज़रूरी है, बीच के वो 10-12 ओवर से ही उनका रहना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं अगर कोई परिवर्तन आता है, जिस तरह का उपयोग करते हैं कृणाल पांड्या का रोहित शर्मा इस मैच में। दूसरी तरफ राजस्थान की प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो सबसे पहले सुनते हैं उन्हीं के खिलाड़ी जॉस बटलर से, जो पिछले साल ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने आप ही पूरी सीजन पलट दिया राजस्थान की। अब इतने सारे मैच हारने के बाद क्या कहना है बटलर का, ये सुनते हैं पहले। Yeah, that's obviously questions for the captain and the management. We've got a really talented 11 we put out tonight with some high quality players, and as you said, it's been the story of our season so far. We just not really been good enough. Whether we got off to a nice start tonight, and myself couldn't go on and capitalise on that, and when I think coming in the middle overs here at this ground is a particularly tricky period of the game to play. It's not an easy wicket to come and start your innings on in the middle overs, but unfortunately it's a cutthroat competition, and there's some great players on the bench as well, so I'm sure the management will be looking at those options.
एक तरह से कह रहे हैं कि इशारा कर रहे हैं जॉस बटलर कि शायद बेंच स्ट्रेंथ पे, रिजर्व खिलाड़ी पे एक नज़र डालेंगे टीम मैनेजमेंट। दीपदास गुप्ता की टीम को अगर मैं देखूँ इस मैच के लिए तो वहाँ भी आपको दिख रहा है कि एक परिवर्तन, एक अहम परिवर्तन करेंगे दीप, वो ये है कि स्टीव स्मिथ को बाहर करके एस्टन टर्नर को वो डालेंगे। शायद जो जॉस बटलर की जो पावर हिटिंग एबिलिटी है, शायद एक और बल्लेबाज ऐसे हो जाए तो राजस्थान को फायदा हो आपके हिसाब से? बिल्कुल। और देखिए, अगर आप देखें वहाँ पे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं किस तरीके से टॉप 6 में अगर स्मिथ को आप जोड़ देते हैं उस टॉप 6 में, तो आपके कम से कम 4 ऐसे प्लेयर हैं बेन स्टोक्स और जॉस बटलर को हटा के जो काफ़ी एक जैसे हैं। तो वहीं पे पावर हिटर्स की कमी दिखी है मुझे इस टीम में। तो उस लिहाज से मैं वहाँ पे एस्टन टर्नर को देखना चाहूँगा। इन फॉर्म बल्लेबाज हैं और वो फिनिश करते हैं गेम को। तो स्टोक्स का भी अगर आप देखें तो राजस्थान के लिए बल्ला चला नहीं है उनका। इस साल फिर भी थोड़ी बहुत उन्होंने रन बनाए हैं, सीएसके में के खिलाफ रन बनाए उन्होंने। लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे अगर एस्टन टर्नर आते हैं और एक मुझे लगता है कि इस टीम में ना एक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, एक बड़े स्टेटमेंट की, कि यहाँ पे हम जीतने आए हैं। तो वो एक बड़ा स्टेटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको प्रिडिक्ट करना पड़े तो वानखेड़े में फिर भी आप मुंबई के साथ ही जाएंगे? बिल्कुल। चलिए, काफ़ी सवालों के जवाब निकालने पड़ेंगे अजिंक्य रहाणे और टीम मैनेजमेंट को। ये एस्टन टर्नर, स्टीव स्मिथ वाला मसला है, डेथ बॉलिंग का एक मसला है जो बेन स्टोक्स उसका जवाब नहीं दे पाए चेन्नई के खिलाफ, और वानखेड़े स्टेडियम में तो रन काफ़ी बनते भी है डेथ में, तो ये एक इशू ज़रूर होगा अजिंक्य रहाणे के लिए। चलिए दूसरे मैच की तरफ बढ़ते हैं। ये तो 4 बजे का फिक्सचर था, मुंबई बनाम राजस्थान। फिर पंजाब वर्सेस बेंगलोर मोहाली में ये मैच खेला जाएगा, और बेंगलोर को 5-6 दिनों की छुट्टी मिल चुकी है दीप। पता नहीं ये अच्छी बात है, बुरी बात है या क्या है, लेकिन अब एक ही सवाल बनता है सारे बेंगलोर के फ़ैन के और सारे आईपीएल के फ़ैन के कि बेंगलोर आखिर जीते तो कैसे जीते? ये मुश्किल ज़रूर होता है। ये जो आप कह रहे हो वो सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जब आप इस तरीके के हालात में हो ना, तब आपको ऐसे लगने लगता है कि भैया इससे कैसे निकला जाए। ये वो क्विक सैंड वाली बात है, लेकिन आपने जो कहा वो मेरे ख्याल से वो 5 दिन का जो ब्रेक मिला है वो ज़रूर हेल्प करेगा। क्योंकि जब एक के बाद एक मैच होता है और एक के बाद एक आप हारते रहते हैं ना, तब वो ख्याल ज़्यादा दिमाग में आता है। तो कभी कभार बहुत ज़रूरी है कि आप 2-3 दिन जो है क्रिकेट से दूर रहें, इस हालात से, इस एनवायरनमेंट से दूर रहें, फ्रेश होकर दोबारा आएँ, और सोचने का नज़रिया फिर बदल जाता है। नहीं तो वो आदत सी पड़ जाती है हार की, और फिर दिमाग फिर चलता नहीं है। चलिए, अगर दीप की प्लेइंग 11 पे एक नज़र डालें तो सबसे पहले किंग्स 11 पंजाब जो होम टीम है इस मैच में, उनकी प्लेइंग 11 पे एक नज़र डालते हैं। क्या कोई चेंजेस किए दीप ने? मोजेस एंड्रिक्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो अब शामिल हो चुके हैं स्क्वाड में, थोड़ी सी फील्डिंग उन्होंने की मुंबई के खिलाफ, उनका चयन किया है दीप ने, और डेविड मिलर को आपने बाहर किया है दीप, क्यों? क्योंकि देखिए अभी तक वैसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है डेविड मिलर से, क्योंकि काफ़ी उनके ऊपर दारोमदार रहा है इसके पहले परफॉर्म भी किया, लेकिन इस साल उनका बल्ला चला नहीं है। और ये अब ऐसा वक्त आ गया ना कि आपको इस वक्त अगले 2-3 मैच में आपको निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो वरना लेट हो जाएगा। मेरे ख्याल से 7 में से 4 में जीत मिली है, तो अभी भी अच्छे खासे रेस में है, दूसरों से आगे ही हैं काफ़ी हद तक। लेकिन यहाँ से अगर आपने ठीक नहीं किया तो फिर मामला मुश्किल हो सकता है। तो ये बहुत अहम वक्त है इन सब टीमों के लिए, ये बीच वाला फेज क्वालिफिकेशन के लिए। तो मुझे लगता है वहाँ पे एक मोजेस एंड्रिक्स, क्योंकि एक छठे गेंदबाज के हिसाब से भी एक विकल्प है। बिल्कुल। और ऊपर से पिछले 1-2 साल में अच्छी बल्लेबाजी की है मिडिल ऑर्डर में, चाहे वो स्पिन हो या तेज गेंदबाज हो, तो मुझे लगता है एक बदलाव की वहाँ पे ज़रूरत है। चलिए देखते हैं अगर अश्विन भी आपसे सहमत है या नहीं। दूसरी तरफ विराट कोहली क्या चेंजेस कर सकते हैं अगर इस मैच को उन्होंने जीतना है? सबसे स्ट्रॉन्ग आरसीबी 11 का चयन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एक बहुत ही दिलचस्प सिलेक्शन आपने किया। आपने वॉशिंगटन सुंदर को पिक किया है दीप, उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे देखिए वजह यही है कि थोड़ा सा बैटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा और मुझे थोड़ा डेप्थ मिलता है। लेकिन ये भी मतलब ऐसा है कि पवन नेगी ने ठीक ठाक किया है गेंदबाजी, ये भी खैर गलत बात हो गई बोलना कि ठीक नहीं किया, उन्होंने ठीक किया है। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर से मुझे मिलता है वो थोड़ी सी ज़्यादा बल्लेबाजी मिलती है। देखिए बॉलिंग तो वहाँ पे काफ़ी सारे हैं विकल्प वहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि विकल्प नहीं है, मोइन अली भी हैं और वो भी ऑफ स्पिनर 2 हो गए। तो ऐसा है कि थोड़ा क्योंकि बैटिंग नहीं चला है जी। वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसे खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी 18-19 वर्षीय हैं, तो एक वो थोड़ा सा अलग माइंडसेट के साथ उतरे, तो कुछ अलग करने की सोच है यहाँ पे और कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यही टीम है जो है,
और इस टीम में अगर आप देखें, दीप ने 2 ऑफ स्पिनर्स का सिलेक्शन किया। वॉशिंगटन सुंदर भी है, मोइन अली भी है, और शायद क्रिस गेल के लिए ये एक रणनीति हो सकती है विराट कोहली के लिए। वॉशिंगटन सुंदर नई गेंद से डालते हैं जी बिल्कुल, और नए हमने देखा भारत के लिए भी डाल चुके हैं नए गेंद से T20 आई क्रिकेट में। अगर हम वो चैलेंज की बात करें कि कैसे ओपनिंग बैट्समैन को आउट करेगी आरसीबी, क्योंकि अच्छे फॉर्म में है क्रिस गेल और केएल राहुल, सलामी जोड़ी उनकी जो है इस आईपीएल में हमने मुंबई के खिलाफ भी देखा, काफ़ी दमदार पार्टनरशिप थी। और कुछ आंकड़ों पे अगर हम नज़र डालें तो स्ट्राइक रेट आप देख सकते हैं, गेल का तो हमें पता ही है 160 की स्ट्राइक रेट से जाते हैं। जिस तरह का प्रदर्शन वानखेड़े में किया, अगर यहाँ भी चल जाए तो क्या पता कोई भी बॉलिंग अटैक उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। और दूसरी तरफ केएल राहुल भी अच्छे फॉर्म में नज़र आते हैं, बड़ी पारी खेली, अपना पहला आईपीएल शतक लगाया उन्होंने, और दोनों बैंगलोर से काफ़ी परिचित है, दोनों बैंगलोर की तरफ से खेल चुके हैं। और ऐसा लगता है कि जो भी बैंगलोर छोड़ के चला जाता है, बैंगलोर के सामने वो मतलब परफॉर्म कर ही लेता है। तो बताइए दीप, क्या रणनीति होगी, क्योंकि अच्छे फॉर्म में दोनों बल्लेबाज और दोनों काफ़ी अलग टाइप के बल्लेबाज है, और जिस तरह का रोल भी प्ले कर रहे हैं वो भी अलग है। तो क्या रणनीति होनी चाहिए इनको रोकने की? देखिए, एक चीज़ तो है कि शुरुआत में आउट करना है। तो जैसे आपने एक बहुत अच्छा उनको ऑलरेडी बोल दिया कि जैसे वॉशिंगटन सुंदर है, एक अच्छा विकल्प है। वॉशिंगटन सुंदर हो गए। और दूसरी तरफ यह है कि जो स्विंग गेंदबाजी है वो देखने लायक होगी, क्योंकि वहाँ पे नवदीप सैनी भी मौजूद हैं, वहाँ पे ऐसे गेंदबाज हैं जो स्विंग करा सकते हैं। तो टिम साउदी हैं, तो जहाँ पे स्विंग होता है वहाँ पे हमने देखा केएल राहुल भी क्यों ना हो, और खासकर टिम साउदी जो आउट स्विंग कराते हैं राइट हैंडर के लिए, तो वो एक है। क्रिस गेल का भी हम देख चुके हैं, जब बॉल अंदर की तरफ स्विंग होके आती है थोड़े लेग बिफोर वगैरह का चांसेस है उनके लिए बढ़ जाते हैं। तो वो एक मेरे हिसाब से काफ़ी अहम होने वाला टिम साउदी और दोनों ओपनर्स। और अगर आपको प्रेडिक्शन करना हो तो यहाँ भी आप होम टीम के साथ जाएंगे, या आप लगता है कि अब बैंगलोर इस लूजिंग स्ट्रीक को देखिए, अगर आप अप्रोच की बात कहें तो ऐसा हो सकता है बैंगलोर कहे कि भैया देखिए हार गए हैं और यहाँ से 8 में से 8 मैच जीत के क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल काम है, तो खुल के खेलते हैं, जो होगी देखी जाएगी। अच्छा, अगर वो अप्रोच के साथ उतरे तो भैया ये चीज तो तय है कि कुछ लोगों का जो है वो जो पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं। टैलेंट तो है ही उस टीम में, अगर टीम में तो कोई गलती, बिल्कुल विराट कोहली चल गए तो बिल्कुल, तो फिर भी ऐसा हो सकता है, बट लॉजिकली लॉजिकली क्रिकेट लॉजिक के हिसाब से आप पंजाब को आगे। तो अगर ऐसा होगा, क्रिकेट लॉजिक अगर प्रिवेल करेगा इस मैच में, तो फिर बैंगलोर को एक ऐसी रिकॉर्ड मिल जाएगी जो वो बिल्कुल उनकी खोज में नहीं है, वो सबसे ज्यादा लगातार हार वाली होगी। धन्यवाद दीपदास गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन दोनों मैच का रिव्यू आप यहीं पे दीप से सुन सकते हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।